ग्लूकोमा। आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में, जिसको काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग इसको काला मोतिया के नाम से जानते हैं। क्या होता है? ग्लूकोमा इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी मीन्स कंटिन्यू प्रोग्रेशन ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मतलब ऑप्टिक नर्व में कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जाती है, इसीलिए इसको क्रोनिक प्रोग्रेसिव कहा गया है। क्रोनिक का मतलब ही ये होता है कि बहुत लंबे समय से। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब जो ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कॉज्ड बाय, किसकी वजह से? ग्रुप ऑफ ओक्यूलर कंडीशन ड्यू टू ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसके अंदर क्या हो जाता है? ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है। ऑप्टिक नर्व की वजह से ही जो सब कुछ देखा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, देखा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिक नर्व की वजह से ही। ऑप्टिक नर्व ही ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है जो हमें देखने में हेल्प करता है। जब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा विजुअल फंक्शन में भी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। मतलब जैसे अभी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है इसमें हमें? ये पूरे चारों साइड से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होता है जब विजुअल फंक्शन का लॉस होता है? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? पेरिफेरल विजन लॉस होता है। पेरिफेरल विजन मतलब इधर की साइड से, यहाँ इस तरीके से पेरिफेरल विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और हमें एक सर्कुलर वे में दिखना कम होता जाता है। मतलब ग्लूकोमा पेशेंट को इस तरीके से सर्कुलर वे में दिखना कम हो जाता है और सिर्फ सेंट्रल हमें एक चीज़ ही दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर रेज्ड का मतलब देखो, आईज की एनाटोमी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे लेंस लगा होता है, ये तो इसके अंदर यहाँ का प्रेशर बढ़ता है इस तरीके से। ये मैं अगले लेक्चर में तुम्हें दिखा दूंगा, इसमें इतना नहीं दिखा पा रहा हूँ। नॉर्मल आईओपी कितनी होती है? 10 to 20 mm ऑफ HG। किसके अंदर? श्योर्स के अंदर। ये एक टोनोमीटर है जिससे हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। जैसे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से, इसी तरीके से आईओपी को मेज़र करते हैं श्योर्स टोनोमीटर से। इसका पूरा नाम है टोनोमीटर, श्योर्स टोनोमीटर। अब अगर ग्लूकोमा पेशेंट है तो उसमें क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है 25 mm HG से ज़्यादा, अबाउट 25 mm ऑफ HG ग्लूकोमा पेशेंट में। अब इसका क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, कंजिनाइटल और दूसरा एक्वायर्ड। अब जो एक्वायर्ड है ये भी हमारा 2 तरीके का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी और बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कंजिनाइटल या बप्थेल्मस ग्लूकोमा, ठीक है। कंजिनाइटल ग्लूकोमा। कंजिनाइटल ग्लूकोमा क्या होता है? अब जो कंजिनाइटल ग्लूकोमा है ये भी 3 तरीके का है, मतलब कंजिनाइटल ग्लूकोमा, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा एंड जुवेनाइल ग्लूकोमा। देखो ग्लूकोमा के अंदर हमारा क्या होता था? आईओपी बढ़ रहा था। आईओपी कैसे बढ़ रहा था? देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ अच्छे से। ये हमारी आई बॉल है, ठीक है, ये हमारी आई बॉल है। इसके अंदर यहाँ पे भरा होता है विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पे प्रेशर रेज्ड होता है, ये प्रेशर रेज्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? अगर ये प्रेशर बाय बर्थ है, मतलब मैनिफेस्ट एट बर्थ, अगर बर्थ के टाइम से ही ये प्रेशर बढ़ा हुआ है उसे बोलेंगे कंजिनाइटल ग्लूकोमा। अगर ये प्रेशर 1 से 3 साल की उम्र में हुआ है उसे बोलेंगे इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। अगर ये प्रेशर प्यूबर्टी की एज में हुआ है उसे बोलेंगे जुवेनाइल ग्लूकोमा। अब ये प्यूबर्टी की एज जो है मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। मेल में कितनी है? 12 से 16 ईयर्स, ये गलत लिखा हुआ है, 16 ईयर्स। 12 से 16 ईयर्स जो है मेल में है और फीमेल में है 10 से 14 साल, ठीक है। अब आते चलते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी की तरफ। ईटियोलॉजी क्या होता है?
ईटियोलॉजी होता है कि किसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आई है या कोई डिजीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें क्या है, एबनॉर्मलिटी आई है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो है ये हमें पता चलेगा जब हम आइज की एनाटॉमी को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ग्लूकोमा को पढ़ने के लिए। तो उसमें एक होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। इसके अंदर क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू फेलर, या तो वो फेल हो गया है, या एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबिकुलर मैशवर्क, या ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या एबनॉर्मल डेवलप हुआ है, या तो बना ही नहीं है, अगर बना है तो एबनॉर्मल बना है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये होता है हमारा, इसकी वजह से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में प्रॉब्लम आती है। ट्रांसमिट होता है थ्रू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, किसी के द्वारा, मतलब पहले से ही चला हुआ आ रहा है, या आइरिस नॉट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द कॉर्निया, जो आइरिस होता है वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पा रहा है कॉर्निया से। देखो आइरिस कहाँ होता है, ये आईबॉल है, ये आईबॉल है, इस तरीके से मैंने ऐसे ही बना दिया उल्टा सीधा सा, ठीक है, ये आईबॉल है पूरी, ये आइरिस, यहाँ पे आइरिस होता है कॉर्निया के पीछे, ये आइरिस है। अब ये पूरी तरीके से सेपरेट नहीं है, मतलब ये इससे चिपका हुआ है, इस तरीके से ये चिपका हुआ है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, या एब्सेंस ऑफ कैनाल ऑफ सैल्मन्स, मतलब सैल्मन कैनाल सिंड्रोम एसोसिएटेड। सिंड्रोम एसोसिएटेड क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉन रैक लिंगोनसन्स डिजीज, और दूसरा है स्ट्रग वेबर सिंड्रोम। वॉन रैक लिंगोनसन्स डिजीज में क्या होता है, इज अ कंडीशन दैट कॉज ट्यूमर्स फॉर इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इट इज अ जेनेटिक, मतलब पहले किसी को हुआ होगा, किसी से आया है। दूसरा है स्ट्रग वेबर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, फेशियल बर्थ मार्क्स, फेस के ऊपर एक मार्क लगा होता है इस तरीके से, पहचान, ये फेस के ऊपर पिंक कलर का मार्क दिखाई देता है बाय बर्थ। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एंड आई, और ब्लड वेसल जो है एबनॉर्मल होती है ब्रेन के अंदर भी और आई के अंदर भी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके साइन और सिम्टम की तरफ। अब ग्लूकोमा का पता चल गया हमें, उसके टाइप्स पता चल गई है हमें, इटियोलॉजी पता चल गई है हमें, सिंड्रोम पता चल गई है उसकी हमें। अब साइन और सिम्टम कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको हुआ है। तो सबसे पहले इसका सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है वो एनलार्ज दिखाई देती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेंस इज फ्लैटेड, लेंस कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है, डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड, और पीछे की साइड गिर जाता है, लेंस फ्लैट हो जाएगा और पीछे की साइड गिर जाएगा, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द जोन्यूल ऑफ जीन, जो जोन्यूल ऑफ जीन होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम की तरफ। सिम्टम, सिम्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले सिम्टम होता है इसका लैक्रीमेशन। लैक्रीमेशन मतलब लैक्रीमेशन होगा, जो भी ग्लूकोमा पेशेंट होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैक्रीमेशन होगा। फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया हो गया। तीसरा एनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया है वो एनलार्ज हो जाएगी, कॉर्निया जो है एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा साइन और सिम्टम। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए हमें सबसे पहले फंडस को एग्जामिन करना होता है, गोनियोस्कोपी करनी होती है, और कॉर्निया के डायमीटर को मेजर करना है एंड आईओपी को चेक करना है। इसके लिए अलग से सब चीज़ बताई जाएंगी। फंडस का एग्जामिनेशन क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने लिए, गोनियोस्कोपी एक अपने लिए है, और कॉर्निया का डायमीटर केराटोमीटर से हम कर लेते हैं चेक। और ये आईओपी हम चेक करते हैं टोनोमीटर के द्वारा, जो मैंने पीछे बताया था तुम्हें भी, टोनोमीटर के द्वारा। तो ये हमारा हो गया डायग्नोसिस, मतलब इससे हम कंफर्म करेंगे कि ग्लूकोमा है या नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका दो तरीके से होता है, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं आईओपी को बाय द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक, मतलब सिस्टेमिक एसिटाजोनामाइड एक टेबलेट का नाम है, मैनिटोल ये भी टेबलेट का नाम है। इसके द्वारा सिर्फ हम आईओपी को मेंटेन करते हैं, मतलब कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा ऑपरेटिव है, गोनियोटोमी, ट्रेबिकुलोटोमी एंड ट्रेबिकुलेक्टोमी। ये तीन सर्जरी हैं जो हम परफॉर्म करते हैं
किसके अंदर? ग्लूकोमा पेशेंट के अंदर। अब इसके आगे चलते हैं हम प्रोग्नोसिस की तरफ। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस है कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कम करने के लिए क्या करते हैं? आईओपी एंड कॉर्नियल डायमीटर मेजर एट रेगुलरली हमें क्या करना है? आईओपी को और कॉर्निया के डायमीटर को मेजर करना है। मतलब चेक करना है आईओपी बढ़ तो नहीं रहा है, कॉर्निया का डायमीटर बढ़ तो नहीं रहा है। अगर इफ इंक्रीज डायमीटर ऑफ कॉर्निया, अगर ये कॉर्निया का डायमीटर बढ़ता हुआ दिखता है तो इट इंडिकेट्स, ये बताता है अनकंट्रोलेबल ग्लूकोमा बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रोग्नोसिस बैड होता है, मतलब बैड है इफ ग्लूकोमा प्रेजेंट सिंस बर्थ। अगर बाय बर्थ ग्लूकोमा है तो प्रोग्नोसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कब बेटर है? बेटर इफ ग्लूकोमा प्रेजेंट फ्रॉम 2 months to 1 years, मतलब 2 महीने के बाद से 1 साल की उम्र तक ये बेटर है, या उससे ज़्यादा इवन लेटर। थैंक यू।